नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों के इस सफर में हमारे हमसफर बने रहने के लिए आप सभी सदस्यों का बहुत बहुत शुक्रिया। कहानियों के इस मंच पर आजकल हम सुन रहे हैं कमलेश्वर जी की एक कहानी, एक थी विमला। अभी तक हमने कहानी का प्रथम अंक सुन लिया है। आज हम कहानी का दूसरा और अंतिम अंक सुनेंगे। तो सुनना प्रारंभ करें। तीसरा मकान यानी लज्जा का घर। लज्जा का घर ठीक उस चौराहे पर है जहां से बाग के लिए रास्ता कटता है। उसे घर नहीं, फ्लैट कहा जाता है। विमला या कुंती से लज्जावती का कोई संबंध नहीं है, फिर भी एक संबंध सा दिखाई पड़ता है। उन दोनों को यह भी नहीं पता कि जहां से बाग के लिए रास्ता कटता है वहां पर कोई ऐसा शानदार फ्लैट भी है और वहां लज्जा नाम की कोई लड़की रहती है। लज्जा भी कुंती और विमला की तरह खूबसूरत है, लेकिन उसके रहन सहन ने उसे कुछ ज्यादा ही खूबसूरत बना रखा है। उसके घर में रहने वाले और लोगों के कपड़ों, जूतों और बालों में चमक तो है, पर चेहरे पर धन की ललाई नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इन लोगों के लिए दिन फिर गए हैं और ये एकाएक मालदार हो गए हैं। लज्जा को जब भी लोगों ने देखा है, मुस्कुराते हुए ही देखा है। अपनी कोई कार उसके पास नहीं है, पर वह हमेशा या तो किसी कार से जाती है या टैक्सी से। ठीक तो मालूम नहीं, पर सुना यही है कि वह किसी बड़े होटल में रिसेप्शनिस्ट है। कभी कभी होटल का सामान लाने ले जाने वाला वैगन भी उसे काफी रात गए घर छोड़ जाता है। लज्जा को यह संतोष है कि आखिर उसने संघर्ष में हार नहीं मानी और उन दिनों को उसने जीत लिया जो बहुत ही दुखदाई और कष्टप्रद रहे हैं। किसी तरह वह परेशानियों के उस जंजाल से उबर आई है जो आए दिन उसे घेरे रहती थी। अपने पिछले 4-5 वर्षों के जीवन पर जब वह निगाह डालती है तो उसे लगता है जैसे वह एक भयंकर जंगल से बाहर आ गई है और अब तमाम रास्ते सामने खुले पड़े हैं। लोग उसे बहुत शक की निगाहों से देखते हैं। उसके फ्लैट के नीचे रहने वाला ब्रोकर बड़े मजे ले लेकर उसकी कहानियां सुनाता है। एक रात तो यह लड़की 2 बजे आई, बड़ी आलीशान गाड़ी थी, और यही यही भाईजान सीढ़ियों वाली जगह में उस आदमी ने इसे प्यार किया और गाड़ी लेकर चला गया। यह कहीं बाहर खड़ी देर तक जाती हुई गाड़ी को देखती रही, फिर लड़खड़ाती हुई ऊपर चली गई। बहुत देर तक इसने घंटी बजाई, तब दरवाजा खुला और रास्ते में ही इस लड़की ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। बहुत डांट लगाई घर वालों को कि घंटे घंटे भर घंटी बजानी पड़ती है। घर में सभी लोग थे, पर किसी ने चूं तक नहीं की। कितनी तनख्वाह मिलती होगी इसे? एक ने ब्रोकर से पूछा था तो उसने रस लेते हुए कहा था, अरे उसे पैसे की क्या कमी, कार से नीचे तो पैर नहीं रखती, बड़ी लंबी लंबी दोस्तियां हैं उसकी। लज्जा को लेकर सब लोग बात करते हैं और अजीबोगरीब किस्से सुनाते हैं, बेहद मजेदार और गंदे किस्से। पर लज्जा इन सब से बेफिक्र है, ना वह परवाह करती है। उसके रहन सहन का ऐसा सिक्का सब पर जमा हुआ है कि उसके आने जाने के वक्त
वे निगाहें लपेट जाते हैं। लज्जा के होठों की मुस्कुराहट में एक अजीब जादू है। वह जादू जिसका एहसास अभी विमला को अपनी जिंदगी में नहीं हुआ है। लज्जा के शरीर में मोहक कमनीयता है और चाल में एक बनावटी खम है। हर रोज वह बालों का स्टाइल बदलती है और अंदाज में भी बदलाव नजर आता है। लगता है कि वह बहुत तेजी से किसी रास्ते पर बढ़ती चली जा रही है। वह रास्ता खुला हुआ है। वह इतनी तेज रफ्तार से भागती चली जा रही है कि कोई आवाज उस तक नहीं पहुंचती। वह खुद किसी आवाज को सुनने की स्थिति में नहीं है। पास पड़ोस में रहने वाले अपनी लड़कियों के लिए खास तौर से चिंतित हैं। लज्जा के साथ वाले फ्लैट में तो कोई गृहस्थ ज्यादा दिन तक रुक ही नहीं सका। उनकी बीवियों ने वहां उनका रहना मुहाल कर दिया। इसलिए अब उसमें चिटफंड वालों का दफ्तर खुल गया है, जो दिन भर अपना व्यापार करते हैं और शाम को वहीं से बियर पीकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें भी लज्जा की मुस्कुराने वाली आदत से परेशानी होती है और वे वहीं बैठे बैठे सुबह वाली मुस्कुराहट के बारे में क्या क्या कहते रहते हैं। आखिर उनकी बात यही टूटती है कि लज्जा कम से कम उनकी पहुंच से बाहर की चीज है। वे लज्जा को चीज ही कहते हैं। लज्जा के घर में सब खुश हैं। उन्हें किसी चीज की दिक्कत नहीं है। मामूली और खास सभी तरह के आराम उन्हें प्राप्त हैं। लेकिन वह सब लोग चोरों की तरह वहां रहते हैं। उसके घर का कोई आदमी नीचे बाजार से सौदा नहीं खरीदता और न वहां के लोगों से रब्त जब्त ही रखता है। वे सब जैसे अकेले अकेले रहते हैं। खास तौर से लज्जा की माँ जब कभी बारजे पर दिखाई पड़ती है तो एक आध निगाहें फौरन यह बताने लगती हैं कि यही है उस लड़की की माँ। उन नज़रों की भाषा को उसकी माँ पढ़ लेती है और इस बात का संतोष करती है कि वह अब उस मोहल्ले में नहीं है जहाँ तमाम रिश्तेदार रहते थे, नहीं तो वे कुड़ कुड़ कर ही जान दे देते। लज्जा अधिकतर 3 आदमियों के साथ दिखाई पड़ती है और एक रात जबकि मौसम बहुत खराब था, आसमान रुधा रुधा था और धूल भरी आंधी चल रही थी, तो लज्जा दिलीप की कार से उतरी थी। उसका मुंह उतरा हुआ था, आंखों में बड़ा सूनापन सा था, बाल भी बिखरे बिखरे से थे। वह दिलीप को अपने साथ ऊपर ले गई थी और कमरा चारों तरफ से बंद करके उसने वहशियों की तरह उसे ताकते हुए पूछा, तुम आखिर इनकार क्यों करते हो? क्या नहीं है मुझ में? इतने दिनों में क्या बदल गया है? दिलीप कुछ देर चुप बैठा रहा था। लज्जा ने उसे फिर को रेदा था तो उसने कहा, मैं जो कह चुका हूं उसे ही दोहरा सकता हूं। लेकिन क्यों? लज्जा अस्त व्यस्त सी हो गई थी और दिलीप के कंधे से उसने अपना सिर टिका दिया था। दिलीप ने एक बार बहुत गहरी नजरों से उसे ताका था, जैसे वह जोर लगाकर अपना निश्चय बदलने की कोशिश कर रहा हो। लज्जा सीधे बैठ गई थी और खामोश निगाहों से अपना उत्तर मांग रही थी। इस बात को उठाना ही बेकार है लज्जा, इस पर बहस नहीं की जा सकती। दिलीप ने बहुत सोच कर कहा, शादी का सवाल ही नहीं उठता। कमरे में बड़ी मनहूस खामोशी छा गई थी और कुछ देर बाद दिलीप उठकर चला गया था। लज्जा उसे नीचे छोड़ने नहीं आई थी।
लज्जा के फ्लैट की तरह हजारों फ्लैट हैं और उसकी तरह की हजारों लड़कियां भी हैं, उतनी ही सुंदर, कोमल और हर वक्त मुस्कुराने वाली। हर लड़की अपने हाल से परिचित है और अपनी जिंदगी बदलना चाहती है। हर लड़की यही चाहती है कि सब लोग उसे चाहें, लेकिन उनमें कोई एक ऐसा हो जो सिर्फ उसे चाह सके, ताकि उसे यह संतोष हो कि वह जिंदगी में हारी बाजी जीत गई है। तीसरे मकान में रहने वाली लज्जा भी यही चाहती है, और जो वह चाहती है उस ओर जाने वाला रास्ता पहले ही कट चुका है। और उस तीसरे मकान यानी लज्जा के घर की कहानी यही खत्म होती है, क्योंकि अभी इससे आगे बहुत हुआ नहीं है। इस तारीख तक घटनाएं यहीं तक पहुंची हैं, इसलिए यह बात भी यहीं पर खत्म होती है। परमात्मा करे लज्जा जैसी खूबसूरत और दिल रखने वाली लड़कियों को ऐसे रास्ते पर ना जाना पड़े जिससे फिर लौटा ना जा सके, क्योंकि दुनिया यही चाहती है। चौथा मकान यानी सुनीता का घर। लज्जा के घर के पास से बाग की तरफ जो रास्ता कटता है, उसी पर थोड़ी दूर आगे सुनीता का घर है। विमला, कुंती या लज्जा में से कोई भी सुनीता को नहीं जानती। सुनीता भी उन्हें नहीं जानती। जानने का कोई सवाल भी नहीं उठता। यहाँ इतने लोग रहते हैं, हर कोई भी किसी को नहीं जानता। किसी को किसी से कोई खास मतलब नहीं है। पर सुनीता को देखने से न जाने क्यों विमला की धुंधली सी आकृति सामने आकर खो जाती है। सुनीता अपनी एक नौकरानी के साथ उस घर में रहती है। पहले तो उसे मकान मिलने में ही बड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि किसी आदमी के ना होने के कारण मकान मिल ही नहीं रहा था। बमुश्किल तमाम उसे यह घर मिला है, और वह बहुत घुटी घुटी, उजड़ी उजड़ी सी रहती है। उम्र उसकी ज्यादा नहीं, यही विमला से थोड़ी बड़ी या लज्जा की उम्र की होगी। पर जैसे अकेलेपन के घेरे ने उसे बिल्कुल बदल दिया है। पहले वह किसी अच्छी नौकरी पर थी, पर अब उसने नर्सिंग की ट्रेनिंग ले ली है और एक नर्सिंग होम में काम करती है। यह नर्सिंग होम यहाँ से बहुत दूर नहीं है। एक तो नर्स का पेशा, ऊपर से चारों तरफ मरा हुआ वीरानापन। उंगली की अंगूठी तक उतार कर रख देनी पड़ी है, और वह अंगूठी जो वह पहनना चाहती है, वह तो अभी उंगली में आने का सवाल ही नहीं उठा। आधी जिंदगी तक आते आते जैसे सब रिक्त हो गया है। उसे उन सब की याद है जो कभी उसके साथ थे। अब उनकी धरोहर के रूप में सिर्फ वे तस्वीरें हैं जो सुनीता ने अपने एल्बम में लगा रखी हैं। उसके पास ऐसी कोई तस्वीर नहीं जिसे वह फ्रेम में लगाकर रेडियो के ऊपर रखे, कुर्सी में आराम से बैठकर रेडियो सुने और उस तस्वीर से बातें करें, क्योंकि सभी तस्वीरें एक ही आवाज में बोलती हैं। और अब तो वे आवाजें भी बहुत पीछे छूट गई हैं। वह बाजार से एक दिन एक खूबसूरत सी जापानी गुड़िया खरीद लाई थी। वही उसने रेडियो पर रख ली है। जब अकेलापन बहुत सताता है तो वह उसे ताकती रहती है। वह यहाँ ना आ पाती तो शायद उसका जी सकना भी मुश्किल हो जाता। पिछली जिंदगी अधमरे सांप की तरह पलटे खाती है। उसे लगता है कि अब जिंदगी का पूरा अरसा कोई एक जगह गुजर ही नहीं सकता। दुनिया में कोई
ऐसी जगह नहीं है जहां अपनी ही जिंदगी से कटकर रहा जा सके। हर जगह कुछ ही दिनों में बदबू देने लगती है और रहना मुहाल हो जाता है। यही उसके साथ भी हुआ है। वह चाहती है कि पिछली जिंदगी किसी तरह पीछा छोड़ दे तो बाकी दिन वह चैन से रह ले, लेकिन वह चैन उसे कहीं नहीं मिलता। बड़े बड़े लिफाफों में बहुत सी दास्तानें बंद हैं और अलमारी में लगी किताबों में बहुत सी ऐसी लाइनें बंद हैं जिन्होंने उसे गुमराह किया है। अब न किताबें पढ़ने को जी करता है और न उन लिफाफों को खोलने का मन होता है। मरीजों की सेवा करने से भी तो राहत नहीं मिलती। उसे सबसे ज्यादा अगर किसी का ख्याल आता है तो विनय का, पर उसके ख्याल से भी कुछ नहीं होता। सब जगह से हार कर उसने विनय मोहन से ही कहा था और वह तैयार भी हो गया था। तब सुनीता ने एक राहत की सांस ली थी। कुछ ही दिनों में उमंगें फिर जैसे पनपने लगी थीं और लगता था कि बीती हुई जिंदगी बीत गई। जो बीतने पर भी साथ चल रही थी वह छूट गई। पर विनय मोहन से जुड़ने के बाद वह फिर लौट आई थी। पर 3 साल भी साथ चल सकना मुमकिन नहीं हुआ था। भरेपन के बावजूद हर दिन एक ऐसा क्षण आता था जिसमें पछतावा होता था। खुश हो लेने पर भी कोई बात कचोटती थी और यही लगता था कि वह भी चलेगा नहीं। रात बाहों में सोने पर भी जैसे अनजाने ही करवट बदल जाती है, वैसे ही रह रहकर सब कुछ छूट जाता था, सब बदल जाता था। यही लगता था कि सब रहने और सहारे की यह जरूरत भर क्यों है। जिंदगी की यह जरूरत कोई मजबूरी क्यों नहीं बन जाती, एक बेबसी क्यों नहीं बन जाती। हर दिन उसी तरह और हर रात उसी तरह गुजरती है। आखिर विनय से तलाक ले ली थी और अब सुनीता के पास कोई नहीं आता। वह किसी को बुलाती ही नहीं। नर्सिंग होम का कंपाउंडर कभी आता है तो नौकरानी से बात करता है, डॉक्टर साहब का संदेशा दे जाता है और चला जाता है। वह कभी कोई खूबसूरत सी बिल्ली ले आती है या कोई कुत्ता पाल लेती है, फिर उन्हें भगा देती है। और कभी कभी कमरे के सब पर्दे खोलकर वह सोचती है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे यह सारा माहौल बिखर जाए। एक दिन तो उसके मन में आया था कि धर्म ही बदल कर देखे, शायद तब कुछ बदले, लेकिन उससे भी कुछ होता नहीं दिखाई पड़ता। यह सब का सब एक मजाक भर बनकर रह गया है। सुबह सुबह डबल रोटी वाला आता है तो सुनीता से ही बात करता है। नौकरानी चाहे जितना कहे, पर वह सुनीता से बात किए बगैर नहीं जाता। सुनीता भी उसका मन रख लेती है क्योंकि उसके चेहरे पर अजीब सी निरीहता है और वह लंगड़ा है। एक टांग से साइकिल चलाता हुआ वह आता है और बाहर वाले चबूतरे पर पैर रगड़ते हुए साइकिल रोकता है। पीछे बंधे बक्से के कारण उसकी साइकिल हमेशा डगमगाती रहती है, पर वह गिरता नहीं। आज सुबह भी डबल रोटी देने आया तो सुनीता को ही निकल कर लेनी पड़ी। नौकरानी चाय की पत्ती खरीदने गई थी। वह लंगड़ा डबल रोटी वाला मुस्कुरा मुस्कुरा कर सुनीता से बातें करता रहा। आखिर सुनीता ने ही बात तोड़ दी और वह सामने वाली चाय की गुमटी पर बिस्किट वगैरह देने चला गया। नौकरानी आई तो उसने शिकायत की, बीबी जी, ये लंगड़ा बड़ा ऐबी है। क्यों, क्या हुआ?
सुनीता ने यूं ही पूछ लिया ताकि उसे तसल्ली हो जाए। बढ़ावा पाकर नौकरानी बोली, मैं चाय की पत्ती के लिए गुमटी पर पहुंची तो वह लंगड़ा आपको लेकर मजाक कर रहा था। कह रहा था। क्या कह रहा था? सुनीता ने बड़ी सरलता से पूछा। अरे, बड़ी बुरी बात कह रहा था। नौकरानी की आंखें चौड़ी हो गई थीं और वह चाय वाला भी मजाक कर रहा था। वह लंगड़ा कह रहा था कि डॉक्टरनी पर तो अपना दिल आपके लिए ही कह रहा था। सुनकर सुनीता हंस पड़ी। नौकरानी रसोई में चली गई तो सुनीता ने शीशा सामने रखकर अपने को एक बार देखा। फिर बाल खोलते हुए सोचने लगी। एक लंगड़ा आदमी, डबल रोटी और मजाक के सिवा और है ही क्या उसकी जिंदगी में। कुछ देर बाद तैयार होकर वह नर्सिंग होम की तरफ चली गई। सुनीता के घर की तरह हजारों घर हैं और उसकी तरह हजारों लड़कियां, उतनी ही सुंदर, समझदार और बिल्कुल अकेली। हर लड़की को अपना हाल पता है। हर लड़की इस अकेलेपन से छूटकर भाग जाना चाहती है। चौथे मकान में रहने वाली सुनीता भी यही चाहती थी और जो वह चाहती है वह पूरा होकर भी पूरा नहीं होता। और उस चौथे मकान यानी सुनीता के घर की यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि इससे आगे अभी कुछ हुआ नहीं है। इस तारीख तक घटनाएं यहीं तक पहुंची हैं, इसलिए यह बात यहीं पर खत्म होती है। परमात्मा करे यह लंगड़ी जिंदगी किसी को ना मिले और यह मजाक किसी को ना सहना पड़े, क्योंकि दुनिया यही चाहती है। अभी आप सुन रहे थे कमलेश्वर जी की कहानी एक थी विमला। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अपना मंतव्य कमेंट्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं। कहानी को मित्रों और परिवार